ओके, चलिए फिर शुरुआत करेंगे शो की। और वीरू हर्षदा और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ मार्केट डे हाई पर। शानदार तेज़ी, बहुत ही शानदार तेज़ी इनफैक्ट। और आज सुबह ये चीज़ की चर्चा हो रही थी कि मार्केट में शायद एक आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ख़ासतौर से निफ्टी और मिड कैप्स में। मिड कैप ने शुरुआत की इनफैक्ट हर्षदा तेज़ी की, हर्षदा वीरू। सुबह मिड कैप इंडेक्स में सबसे पहले मोमेंटम आया, उसके बाद लार्ज कैप में 10 बजे के बाद एक तेज़ी पकड़ी। और ये एक मार्केट का ट्रेंड रहा है पिछले 3 दिनों से कि 10 बजे मार्केट सुबह सुबह एक टर्न ले रहा है और उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देख रहा। आज भी वही हुआ और निफ्टी अब नए शिखर के लिए तैयार है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए अब हम, 220 पॉइंट के करीब दूर हैं ऑल टाइम हाई के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैंक निफ्टी ने साइन दिए हैं कि वो जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो शायद खत्म हो रही है। ध्यान रखिएगा, परसों एक बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद कल एक बड़ी डिक्लाइन आई थी। आज की रैली ऑलमोस्ट उस परसों की रैली प्लस आज की रैली मिलाकर कल के डिक्लाइंस के ऑलमोस्ट बराबर आने वाले हैं। उस लेवल की मैं बात करूंगा, लेकिन बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन, खास तौर से अगर आप एडवांस डिक्लाइन को देखें तो बहुत ही शानदार। वीरू हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली बहुत ही बढ़िया सत्र। और अगर आप दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखेंगे तो इकोनॉमिक्स क्लास में वो हॉकी स्टिक कर्व हमें जो पढ़ाया करते थे साफ उस चार्ट में देखने को मिला है। वो निफ्टी का चार्ट वैसा ही बनता हुआ। अनुज, फिर आज क्लोजिंग के लिए किस लेवल को लेकर ज्यादा कंफर्ट बनता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि कल एक्सपेक्टेशन थी, कल क्लोज होते होते थोड़ा सा शांत हो गया था इंडेक्स। आज की क्लोजिंग के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे अप्रोच करेंगे आखिरी 1.5 घंटा? देखिए, 25,150 से 25,200 पर अब एक रेजिस्टेंस है और मुझे लग रहा है कि उसको क्रॉस करने में थोड़ा मार्केट को एफर्ट लगेगा। और अगर वो क्रॉस हुआ 25,200 के ऊपर अगर आप निकल गए तो 25,200 के ऊपर नए हाइज का मूव बहुत जल्द शुरू होगा। वीरू और मैं थे शो में हर्षदा, हमने आज सुबह सुबह 10 बजे एक व्यू लिया था कि आप एक स्टॉप लॉस लगाइए 24,900 से बस थोड़ा नीचे और लॉन्ग हो जाइए मार्केट में। तब हम 24,920 पर थे और वहाँ से एक 100 पॉइंट के करीब 200 पॉइंट के करीब की रैली एक्चुअली बन चुकी है निफ्टी में। तो मार्केट में पूरा का पूरा गेम इस समय रिस्क रिवॉर्ड का है। इस मार्केट में अब लॉन्ग बने रहें। अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? 24,900 का। और एक चीज़ सुबह जो डिस्कस हुई थी कि पोजिशनली इस मार्केट में अब लॉन्ग है 24,750 के स्टॉप के साथ, क्योंकि वो आपका रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट का रिस्क और करीब करीब 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड, उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। ऑब्वियसली अब वो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो गया पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, चाहे तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लें, 24,850 पर ले आएँ आज की रैली के बाद, लेकिन मार्केट में रहना आपको लॉन्ग ही है। असली जो चीज़ है वो है बैंक निफ्टी। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में एक रजिस्टेंस है जो सुबह 2 लेवल्स डिस्कस हुए थे, 51,381। 51,381 क्यों? परसों का हाई, जब मार्केट लग रहा था कि बैंक निफ्टी, वो परसों मतलब फ्राइडे, उसको क्रॉस करने को तैयार है, और 51,500 जहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो ये एक जोन है। 51,500 के ऊपर अगर आप निकलने शुरू हुए बैंक निफ्टी में तो 52,000 तक की मुझे लग रहा है कि एक तेज़ चाल यहाँ पर शुरू होगी। तो ये मार्केट में इस समय पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि मिड कैप में आज एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल है, और मिड कैप ने कल डराया, लेकिन आज जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स रैली देखिए, मिड कैप इंडेक्स में 800 पॉइंट की रैली का क्या मतलब? ये मुझे लग रहा है मिड कैप इंडेक्स शायद कल ही ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में, ज़्यादा दूर बचा नहीं है। 59,144 पर हम हैं, 59,597 मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है। तो बहुत शानदार मोमेंटम है। चलिए वीरू को जोड़ते हैं शो में। वीरू, गुड आफ्टरनून। F&O में कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली आपको? बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। और इस वक्त अगर आप देखें अनुज, एक स्पेस है और वो है FMCG। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। मैं आपके स्क्रीन पे पहले रखता हूँ ब्रिटानिया। इसकी टिप्पणी आपने सुबह भी की थी, हमारा डिस्कशन भी हुआ था। ब्रिटानिया 5982 पे अभी अभी अपने मॉर्निंग हाई को क्रॉस करता हुआ, इनफैक्ट अगर ये प्राइस पे क्लोज भी हो गया तो ये ब्रिटानिया के करियर का, इसके मतलब इंटायर करियर का सबसे सर्वोच्च स्तर होगा। ऑल टाइम हाई पे ब्रिटानिया। आप पिछले 1 घंटे में इसके ओआईडेशंस को देखिए। ये डिप लिया इसने, सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव, और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करियर हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। सेम इस केस विद, आई थिंक एक बार आप लिख आइएगा स्क्रीन पे, मतलब इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। और दूसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर स्क्रीन पे रखिएगा। यहाँ पर भी मैं पिछले करीब आधे घंटे से ओआई बिल्डअप देख रहा हूँ। 1209 पे कल स्ट्रॉन्ग मूव था, आज 10-20 डे के ऊपर इसने पारी की शुरुआत करी और अब डे हाई के क्लस्टर में 1.5% का मूव लेके आके ट्रेड करता हुआ। ये 2 स्टॉक्स FMCG स्पेस से। और उसके बाद एक बार लेके आइएगा PI इंडस्ट्रीज़।
पीआई इंडस्ट्रीज़ ये भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अनुज, जब मैं इस ब्रिटानिया को देख रहा था ना, मुझे वो सुबह की बातचीत याद आ रही थी कि कैसे अप्रोच करना है इस न्यूज़ को और इस खबर बिल्कुल। को रिगार्डिंग जीएसटी रेशनल का। कुछ स्टॉक्स देखिए वो टिप्पणी हुई थी कहाँ खुले और कहाँ गए, एग्जैक्टली इस न्यूज़ को चेस कैसे करना था, और अब वो जो क्रैक हुए हैं स्टॉक्स वो कैसे? वीरू, उसमें मैं एक चीज़ जोड़ूँ, मैं इसमें पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता क्योंकि आज सुबह जब ये न्यूज़ आई थी तो मैं हमारे जो रिसर्च टीम में मंगला में मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा था कि इसको अपना उसमें व्यू दीजिए, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। अब एक तो है ब्रिटानिया का चार्ट देखिए आप कहाँ पर है, और दूसरा आप लेकर आइए प्रताप स्नैक्स, दोनों को साइड बाय साइड रख दीजिए। और ये मैं बार बार इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ को समझें कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रताप स्नैक्स की कॉल क्यों नहीं चली होगी और ब्रिटानिया की कॉल क्यों चली होगी, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रताप स्नैक्स एक सुबह सुबह एक ऑब्वियस ट्रेड थी कि प्रताप स्नैक्स चलेगा। भाई वो खुला ही 8% ऊपर, उसके बाद चलने का कोई मतलब नहीं था, लॉजिक नहीं था, कोई सेंस नहीं था, उल्टा वहाँ पर आपने ले लिया तो फंस गए। लेकिन ब्रिटानिया भी एक बार ऊपर खुलने के बाद नीचे आया, लेकिन उसके बाद उसने एक बेस बना के वहाँ से उसने रैली की, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ प्राइस्ड इन नहीं थी। शायद बहुत कम लोगों को पता था कि इनका भी स्नैक्स का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है और शायद वो उसके फेवर में जा सकता है। तो इसके लिए एक तरफ ब्रिटानिया देखिए, ब्रिटानिया में आपका इंटरडे में पैसा बना होगा और दूसरी तरफ प्रताप में इंटरडे में पैसा गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ ख़राब थी प्रताप के लिए, हो सकता है कल से प्रताप भी चल जाए, भी पॉसिबल है, लेकिन आज नहीं चलना था, स्पेशली इतने बड़े गैप अप के बाद, ये क्लियर था। चलिए अब हर्षिता के पास चलते हैं, एक बार जरा आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और जो आज का हमारा क्रम है कार्यक्रम का वो जान लेते हैं। हर्षिता जी हाँ, कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर काफ़ी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। तो तेज़ी वाले काउंटर्स, कंसिडरिंग मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल बहुत ही बढ़िया है, खरीदारी वाला बना है। आपके सामने वो आ रहे हैं काउंटर्स डीवीज लैब, इस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे जब एकता हमारे साथ जुड़ेंगी। डीवीज लैब में एक बहुत तगड़ा मोमेंटम, एलटीआई, माइंडट्री, भारती एयरटेल, विप्रो, इनफैक्ट आईटी काउंटर्स में बहुत ज़्यादा जोश जान देखने को मिली है। आप वो देख रहे हैं कोफोर्ज में रिफ्लेक्ट होता हुआ, ऑरेकल फाइनेंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ। इंडियन होटल्स में हमने देखा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में कई सारी बाय आइडियाज आ रही। कल आई थिंक आफ्टरनून शो में प्रशांत भी मेंशन कर रहे थे 4% ऊपर है ये काउंटर। और टाटा पावर देखिए, वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है तमिलनाडु में, तो उसका फायदा इनके हाथ लगता हुआ। आज कुछ मायूसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ लगी है क्योंकि जीएसटी में जो कटौती का इंतजार बेसब्री से था वो आगे मामला टल गया है। तो ये स्टॉक्स आज कुछ कूल ऑफ दिखाते हुए, श्रीराम फाइनेंस एक और एनबीएफसी है जहां पर हम देख रहे हैं कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कैनफिन होम्स, आईसीआईसीआई प्रू, चोला, तो एनबीएफसीज और आपके इंश्योरेंस काउंटर्स, चाहे वो लाइफ हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, दोनों में आज कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है या फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हमारे जानकार अब तैयार हो गए हैं अपनी राय देने के लिए। फंडामेंटल्स के लिए चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत से बात करेंगे, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाभा, रचना वैद, सोनी पटनायक, अमित सेठ, जतिन गेडिया और श्रीकांत चौहान हमारा साथ देंगे। 2:20 पर फार्मा कंपनियों में तेजी की एक बड़ी वजह है यूएस में जो वो एक बिल ऑफ कोर्स पास होता हुआ दिखाई दिया है। एकता बत्रा को जोड़ेंगे जो फार्मा सेक्टर को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करती हैं। 2:25 पर यतिन आपको बताएंगे कि मोतीलाल ओसवाल क्यों बुलिश है आईटी काउंटर्स पर। अब 2:30 बजे आईपीओ मार्केट एकदम गर्म है, कई सारे आईपीओज इस पूरे हफ्ते चर्चा में रहेंगे। आके डेवलपर्स के आईपीओ पर हम बात करेंगे कंपनी के चेयरमैन और एमडी अमित जैन और होल टाइम डायरेक्टर अर्पित जैन से। 2:45 पर सुमित आपको बताएंगे बजाज ग्रुप ने किस तरह का दमदार परफॉर्मेंस दिया है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी बजाज ग्रुप इस हफ्ते फोकस में है बजाज हाउसिंग के आईपीओ के चलते। फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में बजाज फिनसर्व एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निमेश चंद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। डीलिंग रूम का जायजा 3 बजे। फिर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल। तो इस समय ये कुछ आपके लिए जो कार्यक्रम का रुख है वो बताया गया। एसआईपी नंबर बस पेंडिंग है, बाकी म्यूचुअल फंड के जो इन्फ्लोज आए, इक्विटी एयूएम ने 30 लाख करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस किया है। और सिर्फ अगस्त के इन्फ्लो की अगर बात करें हर्षिता, तो 38,000 करोड़ अगस्त का इन्फ्लो है कंपेयर टू 37,000 करोड़ है। ये इस तरीके के इस म्यूचुअल फंड में आंकड़े मतलब इन्फ्लोज आ रहे हैं। जो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स हैं
उसमें थोड़े से डिक्लाइन रही है। आई थिंक बहुत टाइम के बाद थोड़ी सी वहाँ पर डिक्लाइन आई है, लेकिन जो नेट इक्विटी इनफ्लो है 37,082 करोड़ से बढ़कर 38,200 करोड़, क्यों ये मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, इसका आंसर है इसमें। हर महीने एम्फी ये डेटा रिलीज़ करता है। और एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग रही, डेट म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज जो हैं वो प्लंज हुए हैं। वो कई बार शायद इसमें बजट का भी इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ पर एक प्लंज आया है। मिड कैप जो फंड्स हैं उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया है, 7,084 करोड़ से 2,475 करोड़ पर आया है। और लार्ज कैप का फंड का जो है वो 2,600 करोड़ पर है वर्सेस 600 करोड़। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है कि मिड कैप में जो है वो फ्लोज जो हैं वो रिलेटिवली कम हुए हैं इक्विटी कैटेगरी में, और लार्ज कैप में काफ़ी बढ़े हैं। तो वो आपको एक चीज़ बता रहा है कि शायद मार्केट इस समय एक व्यू ये ले रहा है कि लार्ज कैप में ज़्यादा कंफर्ट है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी चल चुके थे, तो लार्ज कैप में शायद थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा है। ये भी एक कारण हो सकता है। बस वो सिप डेटा की वेट कर रहे हैं, एक बार सिप का डेटा आ जाएगा। सिप ऑल टाइम हाई सिप है 23,547 करोड़ पर, 23,547 करोड़ की सिप अगस्त के मंथ में, और जो कि ऑल टाइम हाई है। और आपको ध्यान होगा जब आई थिंक एक साल पहले मैंने वो रील बनाई थी जब 16,000 करोड़ हमने हिट किया था पहली बार, तब एक बात ये हुई थी कि 16,000 करोड़ का नंबर भी आपको शायद आगे जाके वो कमी लगेगा। और अब देखिए अब हम 23,500 करोड़ पर पहुंच गए हैं SIP इनफ्लोज में। ये इस लेवल की डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग मार्केट में हो रही है। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मार्केट में इन्वेस्टिंग जो है वो डिसिप्लिन्ड है। आगे कभी करेक्शन आए तो भी इंटैक्ट रहेगी, ये ज़रूरी है, लेकिन डेटा बहुत शानदार आ रहा है। चलिए अब चलते हैं हमारे गेस्ट के पास और आज की कॉल्स लेते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आज का आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त IT क्षेत्र से वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का जो मूव मिला है यहाँ पर लगता है ये स्पिल ओवर कल तक होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। ट्रेड करा 3092 पर, स्टॉप होगा 3075। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है, नियर टर्म लॉजिकल टारगेट है, वो है 3200। लगता है वो कल तक आना चाहिए, तो एक स्पिल ओवर BTC पर भी चल सकता है एम्फेसिस। एम्फेसिस एक तेजी वाला ट्रेड, आज नहीं कल भी यहाँ पर तेजी का सिलसिला जारी रहेगा। 3-3.5% के गेन्स है। सोनी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। एवरीवन, मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा पॉलीकैब में, पॉलीकैब फ्यूचर्स जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 6750, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड रहेगा ये। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करेंगे 6680, टारगेट है 6900। काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग पॉलीकैब में आज नजर आ रहा है। ऊपर के स्ट्राइक्स में कॉल पे हम देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं और एक 10-20 EMA के हर्डल को अच्छे से स्ट्रॉन्गली क्रॉस किया है। सो यहाँ पे एक पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है 6900 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, पॉलीकैब। और प्रकाश सर ने जब एक ट्रेड पिक किया ना एम्फेसिस में, उसी वक्त मिड कैप ITs के OI एडिशंस को दिख रहा था और स्टॉक मार्क करके रखे थे 52 वीक हाई। कोफोर्ज बात करते करते अभी अभी अपने करियर पे मिड कैप IT का आता हुआ और इसने क्रॉस किया है 6824। दैट मीन्स कोफोर्ज एट ऑल टाइम हाई। अमित जी, मैं आपके पास आऊँ, जरा इस हिस्टोरिकल ब्रेकआउट को किसी ऑप्शंस के जरिए आप प्ले करना चाहेंगे? 6700 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज एक बार के लिए, और साथ ही साथ एक इस पे व्यू और आपका ट्रेड। जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। देखिए वीरेंद्र जी, ये स्टॉक जब मार्केट थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहा था तब भी इसने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया, और आज के सत्र में हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव एकदम बिगनिंग ऑफ द सेशन से देखा है। तो 6900 की जो कॉल इसकी अभी लगभग ट्रेड कर रही है कोफोर्ज की, वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है। दैट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1 सेकंड। कोफोर्ज आज कुछ कह रहे थे मुझे? नहीं, सॉरी, वीरो कुछ कह रहे थे। हाँ अमित जी, मुझे दोनों की आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ अमित जी एक ऑप्शन ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे थे 6600। अमित जी बताइए। खैर नहीं, डेटा साहब 6900 की लूंगा। 6832 प्राइस चल रहा है जी। आज सुबह आज कोफोर्ज की चर्चा भी हुई थी, बिग स्टॉक्स में अनुज, और मिड कैप IT में कोफोर्ज और एक ओरेकल फाइनेंशियल्स। काफ़ी बात की हमने अनुज, और आज ऑल टाइम हाई 6833। FSS तो खैर वो ऑब्वियस था वीरो। FSS की ट्रेड में तो वो
खुलना ही गैप अप था, वो गैप अप भी खुला। लेकिन कोफोज के केस में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं कोफोज का प्राइस पैटर्न काफ़ी टाइम से चेक कर रहा हूँ। हर लेवल पर लोगों ने इसको शॉर्ट करने को कहा है और हर लेवल पर इस स्टॉक ने फ्रेश हाई बनाया। ये उस टाइप का स्टॉक है, एक ये और एक परसिस्टेंट सिस्टम। जब भी इसमें शॉर्ट की कॉल आने लगे ना समझ जाइए कि बॉटम के काफ़ी करीब हैं आप, और वहाँ से फिर ये स्टॉक्स जो है वो एक शानदार मूव दिखाते हैं। और इसके लिए बिल्कुल विदाउट अ डाउट, सॉरी एक बार वो अमित जी वो कुछ ऑडियो का इशू हो रहा था, हम सुन नहीं पा रहे थे आपका। आप 6900 की कॉल बोल रहे हैं कोफोज के लिए? जी 6900 की कॉल अनुज जी 158 रुपीस में ट्रेड कर रही है। इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 130 एंड टारगेट ऑफ 210। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कोफोज और कोफोज वेल डिस्कस्ड काउंटर है। आगे आईटी कंपनियों की जब हम बात करेंगे तो इस पूरे पैक को रिविजिट जरूर करेंगे। आज यहाँ पर काफी बड़ा एक्शन देखने को जरूर मिला है। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो मेटल पैक में से होगा। हमें लगता है कि मेटल पैक इज ड्यू फॉर ट्रेंड रिवर्सल। उसमें से हमें लगता है कि नेशनल एल्यूमिनियम एक प्रिफर्ड पिक रहेगा। हमें लगता है कि आर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, तो नेशनल एल्यूमिनियम लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 171 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 185 के। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी अल्ट्रा सेम्को के फ्यूचर्स में। यहाँ हमने लास्ट वीक भी कॉल दिया था जब वहाँ 11,450 और 500 के टारगेट्स थे। अब हम यहाँ पे नए 2 टारगेट्स ओपन करेंगे। अल्ट्रा सेम्को के फ्यूचर्स के नए 2 टारगेट्स रहेंगे 11,750 और 11,900, और ऐसे लगाएंगे 11,500 पे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। टेक सीमेंट में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये देखिए 11,800 के बियॉन्ड जाने की बात रचना जी कह रही हैं। 137 अंकों का इजाफा यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। धर्मेश कांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? ये गुड आफ्टरनून श्वेता। देखिए फार्मा स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी इसमें आ रहे हैं, तो वहाँ पर नेटका फार्मा पे बाई करने की सलाह रहेगी। ऑन्कोलॉजी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कार्य इनका काम धंधा चलता है। ऑलमोस्ट वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया है फिक्स्ड डोसेज फॉर्मुलेशन में विथ ऑन्कोलॉजी। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 12-13% के कैगर से हमेशा ग्रो करती आई है। इसके अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 22-23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और ये 15-16 के पीई मल्टीपल पर मिला, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस जो पीयर ग्रुप में अदर कंपनी सेम रन रेट पर चलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर बाई करनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह इसमें कंसिस्टेंटली बाई करते रहे कोई भी गिरावट में। अपसाइड नेटको फार्मा अपसाइड टारगेट 20 से 30% का 1 साल के नजरिए से रिटर्न बनता हुआ दिखता है इसमें। ओके, नेटको फार्मा 1548 पे आपका बाय कॉल है। अच्छा, अमित जी से जो आज अब तक मंत्रणा हुई वो कोफोज के रिगार्डिंग हुई थी, पर अमित जी हम आपका जो इस वक्त का आपका कॉल आइडिया है, मतलब आपका जो ट्रेड कॉल है वो क्या है इस वक्त? जी वीरेन जी, वैसे तो आईटी इज डूइंग वेल, वी कैन चूज परसिस्टेंट आल्सो, बट आईटी पे काफी बात हो गई है तो थोड़ा सा डिफरेंट काउंटर लूंगा। मुझे यहाँ पे टाइटन काफी अच्छा लग रहा है। टाइटन में 2 दिन पहले हमने एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखा था विद वॉल्यूम्स। 2 दिनों से टाइटन रेस्ट कर रहा था और वापस हम यहाँ पे एक मूव देख रहे हैं। 3745 का टाइटन का प्राइस है, लगभग 1% का स्टॉप लॉस रखेंगे 3700 का, और टारगेट्स रहेंगे 3850 के। तो यहाँ पे टाइटन आपकी कॉल है 3744 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आप लेके आइए टाटा कंज्यूमर, जो मैंने आई थिंक अपनी एक ओपनिंग कमेंट्री में मार्क किया था। टाटा कंज्यूमर ये 1212 पे अब डे हाई पर, और अब ये धीरे धीरे इस पूरे जोन को 30 जुलाई से जो परसिस्ट कर रहा है उसको बाइसेक्ट करने के लिए तैयार है। इस पर आपकी राय एक बार के लिए मैं चाहूँगा रचना जी, 1212 पे टाटा कंज्यूमर पे आपकी रीडिंग। जी, टाटा कंज्यूमर की जहां तक बात है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ये ऑलरेडी काउंटर अच्छे हाइस दिखा रहा है हमें, और यहाँ पे अभी ये काउंटर 1210 के करीब है। अगर ये 1215 को निकाल देगा तो ये अनदर अपस्विंग इसमें और ऐड होगा जो इस काउंटर को 1245 तक लेके जा सकता है। 1215 के आसपास का नंबर एक बार ही निकाल के दिखाना जरूरी है, ऐसे लगाना चाहिए 1205 पे। ओके, तो यहाँ पे 1215-80 पे आके ट्रेड करता हूँ। मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है यहाँ पे टाटा कंज्यूमर, अच्छा मूव देता हुआ। और क्या क्या यहाँ पे मूव अच्छा दे रहा है, जरा प्लीज़ एक बार थोड़ा सा प्राइस की रीडिंग करते हैं।
L&T फाइनेंस अभी तक की कॉल्स में शामिल था तो उसको रिपीट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। कोफोर्ज हो गया, डिस्कशन काफ़ी हो गया, अभी टाटा कंज्यूमर को हमने डिस्कशन में इंक्लूड किया। और एक बार आप लेके आइएगा ज़रा L&T फाइनेंस, और इसकी 3 स्ट्राइक्स डे हाई पर 172.70 पे 4% ऊपर। और ज़रा प्लीज़ इसकी 180 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि इसका OI जो है, ज़रा प्लीज़ 180 की कॉल रखेंगे, 175 की रखिएगा और 180 की रखिएगा, 2 स्ट्राइक्स। आपकी राय यहाँ पे क्या होगी अमित जी? ये शॉर्ट कवरिंग इसकी 2 स्ट्राइक्स में जारी है। ये देखिए, मैं कहा था ना 175 की कॉल में OI शेड होना शुरू हो गया है, स्टॉक डे हाई पर। आपका व्यू क्या L&T फाइनेंस पे? जी वीरेंद्र जी, L&T का एक और मेजर इसमें यहाँ देखा जा रहा है कि स्टॉक ने अपने सारे की मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर लिए हैं और आज के सत्र में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। मोमेंटम काफी अच्छा है स्टॉक में, तो यहाँ पे कॉल लेने की सलाह है। 175 की कॉल जो कि लगभग ट्रेड कर रही है 3 रुपीज 40 पैसे के आसपास, उसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड टारगेट ऑफ 6 रुपीज। वाकई टाटा कंज्यूमर अच्छा मूव देता हुआ, साथ ही साथ L&T फाइनेंस, कोफोर्ज, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी को एक बार लेके आइएगा, इट्स 25109। एक स्विंग आया लेकिन 25,130 की ट्रेजेक्टरी में आके वो स्विंग थोड़ा सा अगर आप देखें तो सस्टेन करता हुआ और टाइम स्पेंड करता हुआ। बट एक बात है, अब याद रखिएगा, हम इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे बड़े कॉल आइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पहला था 25, उसके बाद 25,100, अब उसके ऊपर हम एज ऑफ नाउ ट्रेड करते हुए। धर्मेश, काफ़ी देर से अभी FMCG स्टॉक्स की बात हो रही है। ITC ने मूव स्ट्रॉन्ग दिया, ब्रिटानिया एट ऑल टाइम हाई, टाटा कंज्यूमर एक वर्ज पे, एक एज पे अपना ऑल टाइम हाई काटने का। आपका प्रिफर्ड स्टॉक क्या है इस वक्त? और इवन मैं बताऊं आपको, मैं अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले जुबिलेंट फूड्स की रीडिंग कर रहा था एट 665, इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी, ये मल्टी ईयर हाई पे है। आई थिंक फेब 2022 के बाद का ये हाईएस्ट क्लस्टर है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्पेस को और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या हैं? बिल्कुल वीरेन, यहाँ पर देखिए एज अ बास्केट ट्रेड ले रहे हैं 1 से 2 महीने के नजरिए के हिसाब से। वहाँ पर प्रेफर्ड स्टॉक है हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, डाबर और ब्रिटानिया। ये 4 स्टॉक पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन रहना चाहिए। थोड़े बहुत पॉजिटिव GST का भी इनको बेनिफिट मिलेगा। जिनके जितने भी इन सबके जितने कंज्यूमर और स्नैक्स वाले पैकेट से वहाँ पर प्राइसेस जरूर कम होंगे, उसका एडवांटेज है ही। प्लस इनपुट प्राइसेस का भी थोड़ा फैक्टर रहना चाहिए, क्योंकि मानसून ओवरऑल जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर मौजूदा माहौल में जब मार्केट इतना हीटेड है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इधर हाई लगती है, और एक ट्रेड तो है ही 2 महीने के लिए। बट ये ऐसा ट्रेड ले रहे हैं 5 से 10% के अपसाइड के टारगेट के लिए, उसके बाद दिवाली तक इसे अनवाइंड कर लेंगे। चले, तो ये फिलहाल नेस्ले इंडिया पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी शायद बनती दिखाई दे जरूर रही है। लेकिन एक और मौका इस बाजार ने आज पकड़ा है, और वो है फार्मा कंपनियों में। आप लॉरस लैब का शेयर देखिए, डीवीज लैब देखिए, सिंजीन, अक्रॉस द बोर्ड जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर CDMO बिजनेस में है, वहां पर आज तेजी की आग लगी हुई है। दरअसल अमेरिकी संसद ने एक बायोसिक्योर एक्ट पास कर दिया है। इस एक्ट से भारतीय कंपनियों को किस तरह का फायदा होगा, क्या इन्फर किया जा रहा है उस एक्ट में? CNBC TV 18 की सहयोगी एकता बत्रा हमारे साथ है, और एकता काफी सालों से फार्मा सेक्टर ट्रैक करती हैं, तो नोबडी बेटर देन यू टू एक्सप्लेन दिस। एकता, बताइए ये बायोसिक्योर एक्ट में क्या कहा गया है और भारतीय कंपनियों को किस तरह से फायदा मिलेगा? वेल यू नो द मेन पार्ट ऑफ ये बायोसिक्योर एक्ट के बारे में है कि जो भी चाइनीज़ कंपनी है ना, उससे US कंपनीज शुड स्टार्ट डूइंग मोर बिजनेस आउटसाइड ऑफ चाइना। सो दैट इज़ वाई ऑल द CDMOs विच इज़ बेसिकली द बायोलॉजिक CDMOs या दूसरे CDMOs होते हैं, केमिकल CDMOs, जिसमें इंडिया का नंबर 1 स्टैंड है, वहाँ से आप चाइनीज़ कंपनीज से कम काम करवाएंगे और इंडियन और दूसरे कंपनियों से ज़्यादा काम करवाएंगे। अभी नाउ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, बिकॉज अभी सिर्फ इंक्वायरीज़ आए हैं इंडियन कंपनीज़ के लिए, जैसे दिवीज़ लैब्स, सिंजीन, लॉरस लैब्स, उनके पास सिर्फ इंक्वायरीज़ आए हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आए हैं, पर अभी तक ट्रांजिशन नहीं हुआ है फुल फ्लेजेड बिजनेस तक।
When will the full-fledged business probably happen? 8 साल, उनको 8 साल दिया है ये ट्रांजिशन करने के लिए. उन 8 सालों में 3-4 साल लग सकते हैं कि ऑडिट्स होंगे और कंपनीज विल सी कि बिजनेस इंडियन बिजनेसेस ठीक होंगे सॉर्ट ऑफ आउटसोर्सिंग के लिए, और तभी सॉर्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगे ऑन अ मोर टैंजिबल बेसिस फॉर इंडियन कंपनीज. तो रफली एकता क्या कुछ अंदाजा लग रहा है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? क्योंकि इट कुड बी अ पोजीशन कि ये पिवट हो सकता है भारतीय कंपनियों के लिए. बड़े पैमाने पर यूएस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी वहां पर बढ़ा रहे हैं, कितना बिजनेस, किस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा? हु इज द मोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस? I think Syngene and Divi's Labs seem to be the most prepared. Syngene has probably got the most queries. Their request for proposals have risen 50% in 1 quarter. So they could probably be positioned the best right now to take this opportunity forward. And there could also be companies such as Divi's Labs, because they are large in size. Now we had a analyst on the channel earlier, Chirag Dagli of DSP Healthcare, and he said that the entire CDMO opportunity is $25 billion or thereabout in terms of the global space. India, around $400 to $500 million is what the opportunity could be, but that's eventually how we take it forward, whether we have that kind of capability in terms of biologic CDMO. We have capabilities in chemical CDMOs, but not that much in biologic CDMOs, which is where we might lose out unless we step up in the next couple of years to take that opportunity forward. तो मौका है, बस जोर लगाने की जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द हिंदी डेब्यू. कोशिश करेंगे एकता को और स्टूडियो में लाने की, क्योंकि फार्मा एक सेक्टर है जिस पर हम काफी चर्चा करते हैं. सो थैंक्स फॉर योर टाइम. लेकर आइएगा पूरी स्क्रीन आपके सामने. डीवीज लैब, जैसे एकता कह रही थी, डीवीज और सिंजीन सबसे बेहतरीन पोजीशन में है जहां पर इस मौके का ये कंपनियां फायदा उठा सकती हैं. सिंजीन क्योंकि इनके पास कई सारी इंक्वायरीज आ रही है और डीवीज लैब का साइज उतना बड़ा है. धर्मेश, आप क्या एनालाइज कर पाए हैं इस पर्टिकुलर बायोसिक्योर एक्ट के लिए? आपका भी रुझान क्या इन 2 कंपनियों पर ज्यादा रहेगा? देखिए, सेंटिमेंटल तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, और मतलब ताली बजाने के लिए दोहा चाहिए, तो एक न्यूज़ फ्लो का, दूसरा लिक्विडिटी का, दोनों मिल गया है तो स्टॉक में ट्रैक्शन तो आएगी. बट इतना इजी नहीं रहता है यूएस से बिजनेस मिलना. जो भी हिस्टोरिकल ट्रैक यही रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस होता है. आरएफपीज तो जैसा इतना बताया भी वो फाइल करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आया है. सो ये 3-4 साल का लॉन्ग डाउन बैटल है, और 2-3 दिन के बाद फिर शायद फंडामेंटली आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये एक्ट पास हुआ था. So long time to go, but given a choice, Syngene is better placed because उनको जो पेरेंट कंपनी है उसका एक ऑलरेडी बायोलॉजिक्स से काफ़ी बड़ा कारोबार चलता है, तो वहाँ पे उनको अडेप्ट करने के लिए और कस्टमाइज करने के लिए वो लोग ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे कंपेयर टू डीवीज लैब. और जो ये पूरा बिजनेस है, अगर $25 बिलियन का है, तो उसके सामने अगर $450-500 बिलियन आ रहे हैं, तो 3-4% का ही इंडिया को ट्रैक्शन मिल रहा है ओवरऑल. वो भी अभी जो इनके जो मार्केट है उस हिसाब से ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं. तो सिंजीन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा. डीवीज के लिए भी मौका है, लेकिन सिंजीन सबसे बेहतरीन रहेगी, जिनके पास वो पहले से ही काम कर चुके हैं इस तरह के बिजनेस में, तैयारी हो चुकी है, बस एक कदम और या फिर 2 कदम और बढ़ाने की जरूरत है. काबा जी, चार्ट चेक देंगे आप फटाफट से सिंजीन का? इस पर हम पहले भी काफी मर्तबा बात कर चुके हैं और आपके ट्रेडिंग लिस्ट में हमेशा रहता है. आज 3% ऊपर है. काफी समय से मुझे लगता है कि इस चार्ट बढ़िया है. एक कंसोलिडेशन आया था, वो 2-3 दिन का कंसोलिडेशन खत्म हुआ और आज अपू शुरू हुआ. थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन अपू इंटैक्ट है. सिंजीन का ट्रेड कर रहा है 922. स्टॉप लगाना चाहिए 900. लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन नियर टर्म में फर्स्ट टारगेट रहेगा 950, फिर 1000. तो यस, अपू ऑन है. सिंजीन लेने लायक है. 950,000 की तरफ बढ़ते हुए ये स्टॉक्स, यहाँ पर एक अच्छा मौका आपको दिख रहा है. 3% की तेजी स्टॉक में दिख रही है 924 के आसपास. अच्छा, सेंचुरी टेक्सटाइल कैश मार्केट की कंपनी. रचना जी, एक बार नजर डालिएगा. सब्सिडरी बिरला एसिड से इन्होंने कुछ जमीन का अधिग्रहण किया है. प्रोजेक्ट से 14,000 करोड़ रुपए आय का अनुमान दिखाई दे रहा है. स्टॉक भाग गया है, एकदम रॉकेट की तरह चलता हुआ. मुंबई के वर्ली में 10 एकड़ जमीन इन्होंने खरीदी है. बेसिकली इंटर पार्टी ये ट्रांसफर आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1100 करोड़ में 10 एकड़ जमीन. वर्ली एकदम प्राइम प्रॉपर्टी. वीरू, आप यहाँ पर हमेशा रहते हैं, तो आप
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ज़मीन होगी और किस रेट पर ये फाइनली डेवलप की जाएगी। सब्सिडरी बिरला एसिड के ज़रिए ये प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान है और 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 14,000 करोड़ के रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी। यही वजह है वो स्टॉक 6% ऊपर आ गया स्क्रीन पर। वीरू, ये वर्ली में 10 एकड़ ज़मीन कहाँ होगी अंदाज़ा लगाइए। मैं ये सोच रहा हूँ। है वैसे कई मिले हैं, ये तो मिल वाली ज़मीन है ना, ये वही खरीदी है उन्होंने। अच्छा, हाँ ठीक है हाँ। बट हर्षदा सेंचुरी टेक्सटाइल, अब मैं आपको एक बताऊँ, मैं हर्षदा इफेक्ट बताता हूँ मैं आपको। सूर्य रियल्टी में और एक रियल्टी कंपनी है सूर्य रियल्टी में, देखिए DLF, ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को हम हमेशा कंसिडर करते हैं, बट सबसे सेकुलर, स्मूथ और स्ट्रॉन्ग मूव अगर रियल स्टेट में कहीं पर है तो वह सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। इसने अपना मूव शुरू किया था मई को 23 में लगभग 676 से अब ये 2500 पे आ चुका है। तो खबर का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और विद दिस न्यूज़ और दिस प्राइस स्ट्रेच सेंचुरी टेक्सटाइल्स करियर हाई पे आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पे। धर्मेश, आपका व्यू यहाँ पे? देखिए, ये तो काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल पाएगा और जिस तरह से वर्ली में पैसे सभी चल रहे हैं, सो नॉर्मल रन रेट तो 1 लाख स्क्वायर फीट का चल रहा है वहाँ पर, जो कि कारपेट एरिया के हिसाब से ये पैसे सभी कोट हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये 14,000 करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी लग रही है ये बढ़ेगी आगे जा करके, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसा वेरी गुड डील जो हुआ है। वैल्यूएशंस मैंने भी पूरा एग्जैक्टली देखा नहीं, कैलकुलेट किया नहीं है, इसलिए फंडामेंटल टारगेट प्राइस के साथ आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस अभी के लिए। और जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी 12 गुना पैसे बनने के चांसेस हैं। रचना जी, चार्ट क्या कहता है आपको? 2488 हो चुका है स्टॉक। जी, यहाँ पे जो भी मूवमेंट आई है पिछले 5 to 10 मिनट्स में ही आई है, सो देयर इज नथिंग मच लॉस्ट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी भी है जिनको प्ले करना है। 2450 का अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये काउंटर स्टॉप लॉस होल्ड करता है तो यहाँ पे पोजिशनली अगर आप कैरी करने को तैयार है फॉर अ फ्यू वीक्स, देन यू माइट बी एबल टू सी नंबर्स ऑफ 2650। 2650 तक जा सकता है, इतनी क्षमता है स्टॉक में। नथिंग इज लॉस्ट, एक मौका दिख रहा है और अच्छा मौका बना है इस खबर के चलते। अच्छा, इंडियन होटल्स अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये स्टॉक हम कल दोपहर में दरअसल इस पर चर्चा कर भी रहे थे। ऑल टाइम हाई के आसपास ही दरअसल अकाउंट आई थिंक ट्रेड कर रहा है। एक बार लेकर आएंगे वो 52 वीक हाई लो वाली प्लेट या ऑल टाइम हाई लो वाली प्लेट, क्योंकि देखिए ये लगभग 700 पर दस्तक दे चुका है। ये डेफिनेटली ऑल टाइम हाइस पर है काउंटर। सोनी, कल दोपहर में इसकी चर्चा हुई थी, रेकमेंडेड काउंटर था। जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा और आज जो फ्रेश हाइज इसने बनाए हैं, क्या आप 700 के करीब और कंफर्ट देख रही हैं स्टॉक में? क्या बनेगी बात अगर कोई ट्रेड लेते हैं? हर्षिता जी, यहाँ पे ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यू कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी किसने ले रखी है लोअर लेवल्स में से, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 680 पे और इसको स्टॉक को होल्ड कीजिए। कहीं ना कहीं 700 705 पे एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, बट मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू करेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग जहां भी आता है वो 680 के सपोर्ट के साथ होल्ड करते हुए एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पे मुझे 720 730 के लेवल्स को नजर आ रहा है। सो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करने की रिकमेंडेशन है यहाँ पे। होल्ड कीजिएगा। गाबा जी, कांग्रेचुलेशंस। आई थिंक ये सुबह में आपने भी मेंशन किया था 680 का टारगेट अचीव हो गया, उसको आपने बढ़ाया था, राइट? वो दूसरा टारगेट याद दिलाएंगे? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने 2 टारगेट दिए थे, एक 680 फिर एक 700, लेकिन 700 के बियॉन्ड लक्ष्य 1000 का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए डिलीवरी चाहिए, टॉप डीप चाहिए, नीचे ऊपर होता है उसको होने दो, एक्सपेंशन काउंटर जो होते हैं होने दो, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए 1000 का। लेकिन नियर टर्म में टारगेट 680, सेकंड टारगेट 700 अचीव। वाकई यहाँ पे मूव अच्छा है। सुबह 681 पे आई थिंक पहले प्रकाश सर का टारगेट था, फिर इसको पिक किया गया दोबारा एक फ्रेश कॉल के लिए। मेरे ख्याल से अमित जी ने पिक किया था ने 695.70। अब ये अपने करियर हाई पे आके ट्रेड करता हुआ इंडियन होटल्स। इस बीच जरा 1-2 स्टॉक्स और मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे जहाँ पे अच्छे मूव आ रहे हैं। देखिए एक स्पेस लेके आइए डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज़। कमिंस इंडिया और ABB और सिमेंस रखिएगा 3। आज बाज़ार में स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, निफ्टी 25,092 पे है। आप वो एक ऐसा स्पेस देखिए, अब आप इस प्राइस को रीड कीजिएगा। जब निफ्टी ने ड्यूरिंग द डे मिड सेशन में एक मूव लिया
इन काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई। ये तीनों वो स्टॉक्स हैं जो क्रैक हुए, ये वो तीनों स्टॉक्स हैं जिन्होंने 100 डेमा को तोड़ा था। अब आप इनके ओपन इंटरेस्ट देखिए ज़रा, इनके ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग हो रही है, कमिंस में भी, सिमेंस में भी, एबीबी में। मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब जब रखेंगे स्क्रीन पे तो वो नज़र हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। सोनी जी, आपका व्यू क्या है? यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे, इस पे से आप क्या पिक करना चाहेंगे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव ज़्यादा अच्छा हो? वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है कमिंस में सबसे पहले रहेगा पिक। यहाँ पे मुझे भी लगता है कि एक 3700 सपोर्ट को होल्ड किया है और आज जिस tariके से वो शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं, 10-20 EMA हर्डल को क्रॉस कर रहा है, एक पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है 3900 टारगेट बन सकता है। 3900 के ऊपर इनफैक्ट वो एक बार टेस्ट भी कर सकता है, बट थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा यहाँ पे। थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले यहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा जेनरस रखिए यहाँ पे, 3650 तक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 3700, डेफिनेटली ये बेस्ट पिक रहेगा तीनों में से। ओके, कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 37-70 पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की डिजेक्ट्री में कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ इस वक्त श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, आपका ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है और एक क्रूशियल लेवल पे आ चुका है, क्योंकि 25,100 के लेवल्स के ऊपर वीरेंद्र मार्केट को टिकना मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये इस मार्केट ने मैनेज किया। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, स्पेशली HCL टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम और बन सकता है। 1780 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1750 का टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो 1750 के स्टॉप लॉस के साथ HCL टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग करें। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1900 रुपए के। ये HCL टेक में एक मौका श्रीकांत देते हुए, अच्छा, वोडाफोन आइडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कुछ देर पहले एक फ्लैश चला था, वहां पर ये अपडेट आया कि 6 सितंबर यानी कि पिछले हफ्ते कुमार मंगलम बिरला की पिलानी इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.8 करोड़ के शेयर खरीदे। देखिए, प्रोमोटर्स की तरफ से वो कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, करीब 2-2.5% तक के गेंस। धर्मेश, लेकिन ये स्टॉक जितनी तेजी दिखा चुका है वहां से कूल ऑफ भी कर चुका है। अब 13 रुपए पर कुछ बचा है ट्रेडर्स के हाथ में, क्योंकि ये सिर्फ प्योर प्ले ट्रेड है। यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म आप कॉल नहीं ले सकते, इतनी चीजें बदलती रहती हैं। जी बिल्कुल, सो इसलिए हम लोग इसको ट्रैक भी नहीं करते हर्षिता, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दिस। नॉट अ प्रॉब्लम। जतिन, कोई ट्रेड वोडाफोन में? देखिए, वोडाफोन में जो लास्ट वीक फ्राइडे को जो फॉल हुआ था उसके कारण जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया। हमें लगता है कि 11 रुपए से 11.5 रुपए तक ये स्लिप हो सकता है। इसके लिए जो भी आज के ट्रेडिंग सेशन में जो पुल बैक आया है वो एग्जिट, ये स्टॉक में से एग्जिट करने के लिए यूज करें, ना कि फ्रेश बाइंग के लिए। 11.5 रुपए तक हमें डाउनसाइड अभी भी लगता है। तो ये थोड़ा सा डाउनसाइड का खतरा है, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। 3% के गेन से स्टॉक इस समय दिखा रहा है इस डेवलपमेंट पर। चलिए, ये बात हुई अब तक के एक्शन पर। एक बार इंडेक्स में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। 25,100 के ऊपर हम कारोबार की शुरुआत कर रहे थे। कारोबार दिख रहा था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहां से हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन 150 पॉइंट अभी भी ऊपर है। 800 पॉइंट के गेन्स मिड कैप्स में, और अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वो करीब 150 पॉइंट का इजाफा दिखा रहा है। चलिए, अब बात करते हैं एक IPO की, और आके डेवलपर्स का मैनेजमेंट हमारे साथ अब रूबरू होगा। मुंबई स्थित ये रियल एस्टेट कंपनी है। 16 सितंबर से दरअसल कंपनी का IPO खुलने वाला है, 19 को ये बंद होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो है 121 से 128 रुपए प्रति शेयर के बीच है। इशू के जरिए कंपनी 410 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना चुकी है। अब और डिटेल्स लेंगे कंपनी के चेयरमैन और MD अमित जैन और होल टाइम डायरेक्टर अर्पित जैन से। आप दोनों का ही स्वागत है। अमित, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग तैयारी कर रहे हैं शेयर बाजार में अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए, लेकिन ये जो 410 करोड़ आप रेस कर रहे हैं, अगर मुझे बता सकें क्या प्लान है, फंड्स का कैसे इस्तेमाल करने वाला है, क्या इसमें कुछ OFS भी है, कितना फ्रेश इशू होगा? नमस्ते। आर्केड डेवलपर्स
430 करोड़ रुपया जुटाने जा रहा है। 20 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ प्री आईपीओ हो चुका है और पब्लिक को फ्रेश ऑफरिंग 410 करोड़ का 16 तारीख को आ रहा है। द पर्पस, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ब्रॉडली is across 3 categories. First is the servicing for the development of 3 ongoing projects. The second chunk will be towards acquiring land parcel for new projects, which is to be identified, and the third is general corporate purpose. These are the objects for the utilization of funds. न्यू लैंड एक्विजिशंस होते हुए दिखाई देंगे, नए प्रोजेक्ट्स। आर्केड परहैप्स बॉम्बे में कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन अर्पित अगर आप एक अंदाजा दे सके किस तरह की ग्रोथ आप लोगों ने अब तक पिछले 3 सालों में स्पेशली डिलीवर की है, क्योंकि आप जब शेयर बाजार में आएंगे तो एक लार्जर ऑडियंस बियॉन्ड मुंबई महाराष्ट्र वाले मार्केट्स को भी एड्रेस करना चाहेंगे। काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है लास्ट 4-5 ईयर से, तो सब लोग ही देख रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी आ रहे हैं रिपोर्ट्स में, तो ओवरऑल द सेक्टर लुक्स रियली स्टेबल। Over the past 2 decades, arcade developers have grown at an compounded annual growth rate of 25% around, which is very healthy over a long tenure of 2 decades plus to keep consistently performing and growing at this rate. बट अर्पित जी, थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपका फोकस किस चीज़ पे रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे या फिर प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपका रेवेन्यू मिक्स क्या है? एट प्रेजेंट हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रीमियम एंड एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स है सारे, अक्रॉस वेस्टर्न सबर्ब्स एंड ईस्टर्न सबर्ब्स चल रहे हैं। ओके, अच्छा, इस आईपीओ के बाद जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा वो कैसा होगा? So currently pre-IPO promoter group की holding is around 85% and post-IPO it should be around 70%, which already is below 75%. ओके, अमित जी, क्या आप लोगों की बुक्स पर कुछ डेट है, उसको कम करने की गुंजाइश होगी क्या इस आईपीओ के बाद? Yes, you're right. So company is having 0 external borrowings. So you can say virtually we are debt free. The only borrowings is from the promoter himself, and that is why we are coming up with IPO to encash on more opportunities which are available. नए न्यू मार्केट्स में आप उतरेंगे? Yeah, we are studying new markets in and around MMR region, and we'll be open to having new projects in and around soon. ओके, अमित जी, आपसे आखिरी प्रश्न, इस वक्त रियल्टी स्पेस में डिमांड एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको, और अगले साल भर क्या आपका ग्रोथ आउटलुक क्या है, डिमांड कैसी नजर आ रही है आपको? It is very healthy, like real estate, घर एक सपना है, so every human has this, it is his basic aspirational, lifetime aspirational कि एक सुंदर घर हो, और वो हमेशा रहता ही रहेगा. The average age of the audience who is buying real estate is decreasing, as in younger people are buying homes, and people are shifting from a saving mindset to a spending mindset, and they want to have a good lifestyle. So it is increasing and increasing only, the sale and the requirement and everything, the business. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और आई थिंक इस आईपीओ को लेकर, आपकी योजनाओं को लेकर और नंबर्स को लेकर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लौटते हैं निफ्टी पर। इट्स 25076, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हायर लेवल से है, और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 51,297, और आज का इंट्राडे हाई रहा करीब करीब 51,366 का। एक काम करते हैं, यहाँ पे डाक्टर साहब कह रहे हैं 4 का चौका लेने की,
तो 4 का चौका ले लेते हैं पहले, और 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। और इसमें सबसे पहला होगा सोनी पटनायक जी का सस्ता ऑप्शन, और एफएनओ सुपरस्टार पिक करेंगी रचना जी, और चार्ट का चमत्कार अमित सेठ जी के सौजन्य से आएगा, और साथ ही साथ मिड कैप फंडा धर्मेश कांत जी के सौजन्य से आएगा। सोनी जी क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड 620 कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज बाय कर सकते हैं 13 रुपए में। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए 9 रुपए का, पहला लक्ष्य रहेगा 17 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 20 रुपए का। काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है, 610 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है यहाँ पे यूपीएल एक बार 630 635 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। सो 620 कॉल के ऑप्शन से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल 620 का कॉल आप लेकर चले, यूपीएल वाला एक मौका है, 13 रुपए के आसपास उपलब्ध है ये कॉल। यहाँ पर एक मोमेंटम और जोर पकड़ेगा। रचना जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम आरईसी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अच्छी खासी पीएफसी आरईसी दोनों में गिरावट है, और ये मेरे हिसाब से आगे और एग्रीवेट होनी चाहिए। 585 का एसएल लगाएंगे आरईसी पे और शॉर्ट करेंगे। 579 के करीब है ये। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 570 और उसके बाद 565। ओके, आरईसी फ्यूचर्स आपका सेल ट्रेड है 580 पे, और चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं? विरेंद्र जी मैं टाटा कंज्यूमर के साथ जाऊंगा। रैशनल ये कि एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है टाटा कंज्यूमर। अगर आगे चल के थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल भी होता है तो अच्छे पॉइंट पे टाटा कंज्यूमर इज वेल प्लेस्ड टू टेक केयर ऑफ दैट वॉलेटिलिटी। 1209 के लगभग इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1188 का, और टारगेट्स रहेंगे 1250 रुपए के। ओके, तो टाटा कंज्यूमर में एक मौका 1.5% ऊपर। टाटा कंज्यूमर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब भी मौका है खरीदारी करने का। धर्मेश जी बताइए मिड कैप फंडा के तौर पर आप क्या पिक कर रहे हैं? हर्षिता, बैंक ऑफ इंडिया पर बाई करने की सलाह रहेगी मिड कैप फंडा के हिसाब से, बिकॉज इस कंपनी के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग रहे थे, और मुझे लगता है ये जो कमजोरी चली है इसका एडवांटेज लेना चाहिए, वहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना सकती है। आप किसी भी पैरामीटर में देखिए, चाहे एसेट क्वालिटी हो, क्रेडिट कॉस्ट हो, स्लिपेज रेशियो हो, सब जगह काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी थी। और एक ही ये इकलौता पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में काम करने वाली बैंकिंग कंपनी है जो कि 15% से ज़्यादा का एडवांसेस ग्रोथ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके डिपॉजिट ग्रोथ वॉज बेटर देन द एडवांसेस ग्रोथ। अराउंड 0.6 टाइम प्राइस टू बुक के हिसाब से मिल रहा है। 1 ईयर फॉरवर्ड के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो 140-45 के टारगेट के लिए 4 से 6 महीने की अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखता है इसमें। ओके, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बैंक ऑफ इंडिया में है। 0.5% वैसे नीचे है, लेकिन मौका है खरीदारी करने का अगर डिप दिखाया है स्टॉक ने। फटाफट से सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन यूपीएल का 620 वाला कॉल सोनी ने दिया, 13 रुपए पर है। 17 और 20 के टारगेट्स के लिए मौका है तेजी करने की। आरईसी पर सेल कॉल दे रही है रचना जी, 570 और आगे 565 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 2.5% वैसे नीचे है काउंटर, शॉर्ट करें तो 585 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। टाटा कंज्यूमर बाइक की साइड आप बैठ सकते हैं, 1250 टारगेट और 1188 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये है अमित सेठ की पसंद, और बैंक ऑफ इंडिया 145 के लिए एक मौका है। धर्मेश कांत ने इस स्टॉक को चुना है। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर मैं लाना चाहती हूँ, उसमें आप गौर करिएगा। इंडिया मार्ट, वैसे इंडिया मार्ट मेरी नज़र में कल भी था और कल भी अच्छा खासा ओआई एडिशन, आज फिर करीब 8% तक का ओआई एडिशन। कल और आज में स्टॉक लगभग आपको 4-5% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। आज अकेले 3% की तेज़ी, ये कैश के भाव है। 2131 के लेवल, 3145 के लेवल्स, आई बेग योर पार्डन, फ्यूचर्स में। जतिन, कुछ पढ़ पाए हैं क्या कि किस तरफ इशारा है? कोई क्रूशियल लेवल पर क्या पहुंच रहा है काउंटर? आपके जो डेली मूविंग एवरेजेस आप लोग ट्रैक करते हैं उस लिहाज से? देखिए, इंडिया मार्ट की अगर जो बात करूं तो हमें लगता है कि 3100 का एक प्रीवियस स्विंग आया था। हमें लगता है कि वो आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर, उसके ऊपर जाके क्लोज होगा। तो हमें लगता है कि 3200 3300 का एक जोन जो है वहां पे अपसाइड की तरफ ओपन हो जाता है, क्योंकि जो रेंज ऑफ कंसोलिडेशन था वो अराउंड 3000 से लेके 2900 का था। तो एक 100 पॉइंट की एक अपसाइड मूव ओपन हो जाती है अगर जो आज 3100 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है।
तो हमें लगता है कि 100 रुपीज का एक अप मूव इन दी शॉर्ट टर्म पॉसिबल है। ये तो इंडिया मार्ट में एक अपमूव की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है, 3% के गेंस। इंडिया मार्ट में ऐसा क्या पक रहा है धर्मेश की स्टॉक में फिर मोमेंटम देखने को मिला? अब दिनेश अग्रवाल की खूब चर्चा होती है कि किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है और किस स्केल पर लेके आए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बेस हो, अगर इसके इंटरनल्स कुछ आपने हाल फिलहाल में पढ़े होंगे, उस पर रोशनी डाल पाएंगे? नहीं हर्षिता, ये काफ़ी दिनों से मैंने ट्रैक नहीं किया है, सो इस पर कमेंट करना डिफिकल्ट रहेगा। नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरे ख्याल में अब रौनक आई है तो धर्मेश इस पर नजर डालेंगे आगे। 12 महीनों में इसने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन बीच बीच में स्टॉक अच्छे खासे स्पाइक दे चुका है। अब देखिए पिछले स्पाइक्स में अच्छा खासा इजाफा 3100 के बियॉन्ड आज जाता हुआ दिखाई दिए। पिछले 6 महीनों की ट्रैजेक्टरी ज्यादा बेहतर रही है इस स्टॉक के लिए, कुछ तो पक रहा है। लास्ट आई रिमेंबर इनके सब्सक्राइबर एडिशंस में जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे उसमें एक पिकअप देखने को मिला था। ध्यान रखिएगा B2B सेल्स में ये एक अव्वल दर्जे की कंपनी है, टॉप रिकॉल इंडिया मार्ट का ही आता है अगर उस बिजनेस पर आप नजर डालते हैं तो 31-35 के आसपास वो स्टॉक कर रहा है ट्रेड। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और सोनी, एक बार जुबिलेंट फूड देखिएगा, कल हम जाते जाते शिल्पा से बात कर रहे थे, ये उनका BTST ट्रेड था, आज अच्छा चला है, 3% के गेन 665 पर। अभी भी कैरी करने वाला ट्रेड है या फिर कुछ प्रॉफिट बुक करने का लेवल आ रहा है? हर्षिता जी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 670 के कॉल पे। अगर हम देखेंगे तो राइटर्स अभी भी पोजीशनड है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 670-72 के रेंज पे जहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया है, सो कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पे अगर आपको हल्का सा डिप नजर आता है टुवर्ड 660-655, तो वहां पे रीइनिशिएट कर सकते हैं। सो कल से जो लेके रखे प्रॉफिट बुक कर दीजिए, 655 से दोबारा रीइनिशिएट कर सकते हैं। पोजिशनल टारगेट यहाँ पे अच्छा है, मुझे लगता है 700 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, बट बाय ऑन डिप्स की सलाह रहे। ओके, जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पे मूव अच्छा जनरेट करता है। अच्छा, मीनवाइल एक बार आप निफ्टी बैंक लेके आइएगा। और निफ्टी बैंक की दिक्कत वही एक सिंगल स्टॉक जिसने आई थिंक इस इंडेक्स को परेशान किया है और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को भी परेशान किया है। दैट्स आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा। निफ्टी बैंक ने आज एक अटेम्प्ट किया टू स्ट्राइक कॉल राइटर्स जोन, जिसे कहते हैं 51-400-500 का जोन, लेकिन क्यों कोलैप्स हुआ? जरा फिर एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स रखिएगा। 780-50 पे SBI एट डे लो और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एट 6633। मैं इनफैक्ट अगर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो यस, कल एक क्रैक होने के बाद इसके नीचे इसने पुल बैक दिया था, तो एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे इसको सिक्योर करके ले गया था। बट आज का क्लोज मेरे ख्याल से 6634 पे एग्जैक्टली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल में गिर जाएगा। और जहाँ तक SBI का सवाल है, SBI की ये क्लोज जो है वो होने जा रही है अप्रॉक्सीमेटली वो भी 200 डे के नज़दीक। तो ज़्यादा जो स्पॉन्सर किया है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स के डाउनस्विंग को वो इसने ही किया है। रचना जी, आपका टेक क्या है? मतलब 780 पे क्या फिर एक बार कोई शॉर्ट करने की गुंजाइश बन रही है क्या इस स्टॉक पर, SBI पर? जी बिल्कुल बन रही है, आपकी बात 100% अग्री करती हूँ मैं। और यहाँ पे चार्ट काफी खराब है, तो बढ़िया शॉर्ट बन सकता है। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि 200 DMA से पहले ये रुकने का नाम नहीं लेगा शायद। सो यहाँ पे अगर 795 के एक्सेल के साथ इसको अगर शॉर्ट करा जाए तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो सकता है 765 एंड 755 ऑफ इंडिया। 755 वो लेवल आप वॉच कीजिएगा। आज फिर ऊपरी लेवल से कुछ वीकनेस यहाँ पर आ चुकी है। 788 इनफैक्ट 789 को लगभग इसने छुआ और वहाँ से घूमा है और यही खींच रहा है निफ्टी बैंक को नीचे। चलिए अब बात करते हैं बजाज ग्रुप की। और बजाज ग्रुप की हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO बहुत ही तगड़ा रिस्पांस दिखा रहा है। इस पब्लिक ऑफर के चलते पूरा बजाज ग्रुप एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। बजाज ग्रुप की दूसरी कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस किस तरह के रिटर्न्स आपको दिखा सकता है, उसका एक अंदाज़ा लेना ज़रूरी है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ये सारा डेटा एकदम क्रंच करके हमेशा रेडी रहते हैं। सुमित, बताइए परफॉर्मेंस कैसा रहा है बजाज ग्रुप का?
तो डिकेड्स के बाद बजाज ग्रुप की तरफ से एक और आईपीओ आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन इस तरह की आईपीओ में हलचल क्यों है? आखिर ये ग्रुप इतना ज़्यादा चर्चित क्यों है और यहाँ पर क्यों इतनी निवेशकों का इंटरेस्ट है? इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ग्रुप की सिचुएशन बनते हुए कैसे दिखाई पड़ी। दरअसल ये ग्रुप करीब 12 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप का रफली वर्थ रखता है, और इस मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए और ये 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का अप्रॉक्सीमेटली कंपनी, जो ग्रुप की कंपनियां, इनका मिला के मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ता है। तमाम ग्रुप की कंपनियों का मुनाफा है। मार्केट कैप के लिहाज से देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रुप के तौर पे शुमार है, और हाल फिलहाल में इसने एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी भी इस ग्रुप की रही है। सबसे बड़ी बात, इस ग्रुप पर कोई भी कर्ज नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों में छोटा मोटा डेट है, लेकिन ओवरऑल इस ग्रुप की सिचुएशन में कैश रिच ग्रुप के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। 20 साल में औसत करीब 20% की CAGR से इस ग्रुप के अंदर ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ी है, जिसमें साल दर साल एक शानदार रिटर्न भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले ग्रुप की 4 कंपनियों का रफली 99% हिस्सा मुनाफे में आता है, जो करीब 9 कंपनियां इस ग्रुप की लिस्टेड हैं, और उसमें से 4 कंपनियों की तरफ से ही 99% प्रॉफिट आता है, और इन्हीं 4 कंपनियों की तरफ से ही करीब ये मुनाफे का नंबर, जहां पे बजाज फिनसर्व 16,100 करोड़ का मुनाफा जनरेट करता है, बजाज फाइनेंस करीब 15,000 करोड़ का मुनाफा, बजाज ऑटो 8,000 करोड़ का मुनाफा, और बजाज होल्डिंग रफली 7,500 करोड़ रुपए का मुनाफा यहां से आता हुआ दिखाई पड़ता है। मार्केट कैप के लिहाज से इस ग्रुप का करीब जो की कंट्रीब्यूशन है वो 5 कंपनियों की तरफ से आता है। सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन मार्केट कैप का बजाज फाइनेंस करीब 38% के आसपास, बजाज फिनसर्व 25% के आसपास, बजाज ऑटो 25% के आसपास, बजाज होल्डिंग 10%, और अदर्स करीब 2% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन ग्रुप की बाकी कंपनियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो ये ग्रुप ने शानदार रिटर्न दिया है बीते 16 सालों में। बजाज फाइनेंस करीब 50% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा है, और निफ्टी की सबसे ज्यादा रिटर्न अगर किसी स्टॉक ने दिया है CAGR के लिहाज से तो बजाज फाइनेंस है। फिर आता है बजाज ऑटो 33% का CAGR, बजाज फिनसर्व 25% का CAGR, महाराष्ट्र स्कूटर 28% की CAGR से यहां पे भी ग्रोथ देखने को मिली, और बजाज इलेक्ट्रिकल भी करीब 14% की CAGR से ग्रो करने वाला स्टॉक रहा बीते 16 सालों में। इसके अलावा बजाज होल्डिंग 22% की ग्रोथ यहां देखने को मिली, हरकुलस होएस करीब 10% की CAGR। जो थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस रही वो मुकुंद और मुकुंद इंजीनियरिंग की तरफ से रही, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस ग्रुप की तरफ से करीब 20% की CAGR से 20 सालों में हमने ग्रोथ देखी। इसीलिए इतने डिकेड्स के बाद जब IPO आ रहा है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहां पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया सुमित इस पूरी चर्चा के लिए। तो ये एक ऐतिहासिक IPO और एक बड़े लंबे समय काल की अवधि के बाद इस ग्रुप का एक IPO, और अब तक के जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक, जिसे कहते हैं ना, क्या गजब का रिस्पांस मिला है इस IPO को। इन स्टैट्स पे आऊँगा, लेकिन अभी एक काम करते हैं, निफ्टी को एक बार देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी रिट्रेस होकर 25,056 पे। तो अगर आज जिस कॉल राइटर्स ने हमें चैलेंज किया वो हैं करीब 25,100 के, यानी सेकंड बिगेस्ट कॉल राइटर जोन, और निफ्टी बैंक के लिए वही मतलब 51,400 और 500 का जो जोन था वो आज जब परेशानी कहीं ना कहीं डालता हुआ। एंड आई थिंक कल्प्रिट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PSU बैंक्स। बहरहाल अभी एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद निवेश जी से एक चर्चा करेंगे। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और जैसे कि हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस में आज चर्चा होगी मिस्टर निमेश चंदन, CIO बजाज फिनसर्व AMC के। निमेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बाजार ने आज 25,000 के आंकड़े को फिर रीगेन किया, लेकिन मोटे तौर पे अगर आप देखें तो ये बीता लगभग 1 महीना एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाला रहा, बट रेंज बाउंड रहा, मतलब वही 25,300 नीचे की तरफ और 23,800। कभी जापान में रेट हाइक, कभी US में रेट घटने की एक्सपेक्टेशंस, फिर कभी एनवीडिया का क्रैक होना, फिर उसके बाद ये लास्ट फ्राइडे हमारा खुद का इशू था, FPIs जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स के चलते जो सेलिंग आई पॉसिबली। बट मोटे तौर पे हम रेंज बाउंड हैं, और उसमें से भी कुछ 1-2 स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहे हैं, स्पेशली NBFCs, कुछ केमिकल स्टॉक्स। इस क्लस्टर से हमें क्या बाहर निकालेगा, जो जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं सितंबर सेकेंड हाफ के लिए, या फिर अक्टूबर में अर्निंग्स, फेस्टिवल सीजन, आपके मुताबिक इस क्लस्टर से हमें निकालेगा क्या बाहर? वीरेंद्र, आपने ठीक कहा।
ये एक मार्केट की चाल है कि अगर बहुत अच्छी एक रैली आ जाती है, उसके बाद निवेशक एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, वो सिचुएशन को फिर से एक बार रीअसेस या नापने लगते हैं कि हमारे जो फोरकास्ट हैं, हमने जो एस्टिमेट्स लगाए हैं कंपनीज के, कितने सच हैं वो, क्या वो कंपनीज उससे बेटर कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं एक्सपेक्टेशन, या उससे कम चल रही हैं। तो एक करेक्शन फेज या साइडवेज मूवमेंट जो आता है मार्केट में, ये एक्चुअली एक हेल्दी टाइप ऑफ मूवमेंट है जहां पे लोग रीअसेस करते हैं अपने नंबर्स, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आपने कहा कि कुछ सेक्टर रोटेशन अंदर चल रहा है, जो पहले केपेक्स लेड सेक्टर्स लीड कर रहे थे, अब आपने हाल ही में देखा होगा जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वो लीड कर रहे हैं, कुछ एनबीएफसीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सेक्टर रोटेशन चल रहा है, वैल्यू ढूंढने की कोशिश हो रही है कि कहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और कुछ ट्रिगर दिख रहा है। अब मार्केट में इतनी रैली के बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एक्सपेंसिव हो गए वैल्यूएशन, तो लोग चाहते हैं कि अभी कुछ एग्जीक्यूशन देखें, ऑर्डर बुक पे हमने वैल्यूएशन दे दिए हैं, कुछ एग्जीक्यूशन देखेंगे उसके बाद में होगा। तो शायद एक क्वार्टर हमारा इस रेंज बाउंड मूवमेंट में जा सकता है जहां पे सेक्टर रोटेशन होता रहेगा, बट हेडलाइन नंबर्स जो है वो ज्यादा मूव नहीं होंगे, वो रेंज बाउंड रहेंगे। ओके अच्छा, इसी रेंज में भी अगर आप देखें, मतलब एनबीएफसीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया और सबके पास एक कारण था, एक आपकी समूह की कंपनी का आईपीओ। मुझे मालूम है आप उस पर बात नहीं करेंगे, बट वो एक ट्रिगर बन गया। साथ ही साथ एचएफसीज को देखिए आप, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, जिस स्पेस को अब आपकी समूह की कंपनी भरने जा रही है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था बिकॉज ऑफ गोल्ड। बट एक ऐसे समय में जब बैंक्स अल्टीमेटली डिपॉजिट्स के लिए वाकई संघर्ष कर रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं लास्ट वीकेंड आई थिंक ऑलमोस्ट 8% सीनियर सिटीजन पे 8.4 तक के रेट्स आ गए हैं। एनबीएफसीज का ये चलना आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या, या फिर बाजार का ये बिहेवियर ठीक है, बाजार की चॉइस एनबीएफसीज ठीक है इस वक्त? वीरेंद्र, अगर वैल्यू अगर देखी जाए बाजार में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्यूएशंस अपनी एवरेज पे या एवरेज से कम रहे। बाकी काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे एवरेज से वैल्यूएशन काफी ऊपर हद तक 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर चले गए। तो ये एक सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। अब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने का ये मतलब तो नहीं कि कल ही ये फिर से चलना शुरू करेंगे। तो लोग ये देखते हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बट इसमें ट्रिगर क्या है। कभी कभी एक सेक्टर में कोई अच्छी लिस्टिंग हो रही हो, कोई बड़ी लिस्टिंग हो रही हो, तो लोगों का ध्यान उस सेक्टर पे जाता है, वहां पे जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये नहीं तो वो ले लो मार्केट में। तो उस हिसाब से एक री रेटिंग ट्रिगर आता है जिससे ये मूव अप मूव आता है। तो ये एक्चुअली कोई आउट ऑफ द नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये होता है। आपने देखा होगा जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर कंपनी का जब आईपीओ आया, तो काफी टू व्हीलर कंपनीज में इंटरेस्ट लोगों का आ गया कि इसमें देखते हैं कि इसमें वैल्यूएशन क्या है उनके ईवी बिजनेस की। तो ये काफी नेचुरल है। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट ये डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने की वजह से एस्टिमेट्स जो है वो शायद थोड़े नीचे डाउनवर्ड रिवाइज हो रहे हैं। तो वैल्यू है, लेकिन ट्रिगर्स जो है वो थोड़े नेगेटिव हैं। इस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर जो है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, वो एक काइंड ऑफ करेक्शन मोड में चल रहे हैं इस बुल मार्केट में। निमिष, आफ्टरनून कुछ देर पहले हम वो म्यूचुअल फंड एम्फी का डेटा देख रहे थे और अनडाउटेडली एसआईपीज ऑल टाइम हाइस पर है, उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दी और आपको रिटर्न मिल रहा है तो वो कन्विक्शन बना रहेगा। लेकिन द वेरी फैक्ट कि लार्ज कैप्स की तरफ अच्छा खासा रुझान है एंड वो ना थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है कि मिड कैप्स में फ्लोज थोड़े से कम हुए हैं। आपका भी क्या पर्सपेक्टिव यही बन रहा है कि यहाँ से इस बाजार की जो अब रैली शुरू हुई है वो लार्जली लार्ज कैप ड्रिवन रहने वाली है? कितना एक्सपोजर आप लोग मिड और स्मॉल कैप्स में इस समय रखेंगे वर्सेस द लार्ज कैप? क्या उधर ज्यादा टिल्ट है, ज्यादा निवेश का? हर्षदा, आपने जो भी कहा ये हमारा हाउस व्यू भी रहा है, एंड आपके चैनल पे मैंने आके ये पहले कहा भी है कि हम लार्ज कैप में ज्यादा वैल्यू अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं लास्ट मंथ से ये लार्ज कैप की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो रहे हैं। हमने मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ एक्सपोजर कम किए हैं
और हमने हाल ही में एक लार्ज कैप फंड भी लॉन्च किया था टू पुट अ सिग्नल टू द इन्वेस्टर कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि बिकॉज लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी मिड कैप एंड स्मॉल कैप से ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो यहां से लार्ज कैप में अच्छी रैली आएगी और मिड कैप स्मॉल कैप में शायद एक करेक्शन हो या लोग कॉन्ट्रेरियन या कुछ लो बीटा सेक्टर्स की तरफ मूव हो जाएं। तो लार्ज कैप पे हम ज्यादा बुलिश हैं एंड इस वजह से शायद निफ्टी में बॉयंसी अच्छी रहेगी, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में इंडेक्स में कुछ प्रेशर रह सकता है। तो लार्ज कैप्स में आप किस सेक्टर की तरफ ज्यादा अपना रुझान रखना चाहेंगे? बीरू चर्चा कर रहे थे एचएफसीज की। अब एचएफसीज या फिर आपके बैंक्स या एनबीएफसीज फाइनेंशियल्स का वेट ज्यादा होता है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर अपने आप ही ज्यादा निवेश हो जाता है। लेकिन बाकी सेक्टर्स में कहाँ आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन के तौर पर, और वैल्यूएशन के साथ साथ कहाँ पर ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी दिखने लगी है कि अर्निंग्स भी डिलीवर करेंगी, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी भी फॉलो थ्रू करेगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली अभी जो माहौल है उसमें एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड फार्मा कंपनीज पे हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं। ये कंपनीज में ग्रोथ रिकवरी दिख रही है, ग्रोथ इज पिकिंग अप, वैल्यूएशंस भी उनके जो इंडेक्स से प्रीमियम होता था वो काफी नैरो हो चुका है, तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं और ये क्वालिटी कंपनीज हैं जिनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटीज रेशियोज जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, कैश फ्लोज भी बहुत ही अच्छे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में बायोसिक्योर एक्ट जो यूएस में पास हुआ उनके कांग्रेस में, उसमें इंडियन जो फार्मा कंपनीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है फॉर दीज बिजनेसेस। तो हम फार्मास्यूटिकल स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में है, उन पे ज्यादा बुलिश हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स पे ट्रिगर ये है कि अब रूरल में रिकवरी दिख रही है, तो इनसे रिकवरी से इन कंपनीज को फायदा होगा। जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन भी इस सेक्टर में काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं और ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म जो हम मेगा ट्रेंड्स देखते हैं उसमें जैसे कि पावर सेक्टर है वहां पे हम काफी बुलिश हैं। जो कैपिटल इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं या रिन्यूएबल्स में पार्टिसिपेट करती है, उन पावर कंपनीज पे हम बहुत बुलिश हैं। ओके अच्छा निमेश जी, अब एक और स्पेस पे आते हैं जो कि इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल फेज से गुजर रहा है, ऑटो। अभी इस चर्चा में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को थोड़ा दूर रखते हैं क्योंकि अभी हम एक बड़े गर्मी, उसके बाद चुनाव, इस बड़ी प्रक्रिया से बाहर निकल के आए, तो अमूमन इस दौरान एक्टिविटीज़ काफ़ी थिन होती हैं, स्लो होती हैं। बट व्हाट अबाउट एग्जैक्टली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? टू व्हीलर्स में अच्छा मूव था, स्टॉक्स डे हाई पर आए, ऑल टाइम हाई पर आए, लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर वहाँ पे कुछ ईवी कंपनियों की लिस्टिंग हुई, एक और लिस्टिंग की तैयारी है। बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बीते 2 महीने से कंपनियां डिस्काउंट्स दे रही हैं, सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स हैं, आपका इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ गई है। आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब यहाँ से पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा आपका ऑटो में? ये फेस्टिव सीजन जो है वीरेंद्र, ये बहुत ही क्रूशल है पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर मेकर्स के लिए। हाल ही में जो इन्वेंट्री के नंबर्स आए जो डीलरशिप्स के पास, वो इन्वेंट्रीज काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो लोग फेस्टिव सीजन को ऑप्टिमिस्टिकली अभी देख रहे हैं। मैंने काफी इंटरव्यू सुने कंपनीज के जो ऑटो सेक्टर में हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये फेस्टिव सीजन अच्छा रहेगा, तो ये इन्वेंट्रीज क्लियर हो जाएंगी, नए मॉडल लॉन्चेस होंगे, उनसे थोड़ा बूस्ट मिलेगा सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को। तो सिलेक्टिवली हम बुलिश हैं ऑटो सेक्टर पे, बट ये फेस्टिव सीजन जो है उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये सीजन उनका कैसा रहेगा, उस पे उनके जो पूरे एनुअल जो आंकड़े रहेंगे उस पे वेट ज्यादा रहेगा। इसी सेक्टर में ही ईवी पर आपका जोर कैसा? जब मैं ईवी बोलता हूं तो टाटा मोटर्स आपके जहन में आएगा, बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, मारुति हाइब्रिड पे काम कर रही है, कर चुकी है और उसकी सक्सेस स्टोरी किसी से छुपी नहीं है हाइब्रिड में। देन आपके पास टू व्हीलर स्पेस जहां पे लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद अच्छे गेंस मिले, फिर काउंटर सिंक भी हुए, एक और लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। आपका झुकाव ईवी पे है क्या इस वक्त? ईवी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मेगा ट्रेंड है जिसमें हम निवेश करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्योर ईवी कंपनीज को देखें, जो कंपनीज का ईवी का पोर्टफोलियो अच्छा है,
जो अभी जो आइस इंजन पे काम कर रही हैं बट ईवी का पोर्टफोलियो आगे अच्छा है, उससे बेनिफिट हो सकता है उनको, तो उसमें भी हम निवेश करते हैं। जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो इनमें सप्लाई करती हैं और उनको बेनिफिट हो सकता है इस ट्रेंड का, तो उसको भी हम अपने रेडार में रखते हैं, उन कंपनीज को भी हम अपने इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में रखते हैं। लेकिन अब जो है हमें ये भी देखना है कि वैल्यूएशंस कहाँ पे इन कंपनीज के, और उस हिसाब से हम उनकी वैल्यूएशन और ग्रोथ पे अनुमान लगा के पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं या उनमें वेट रिड्यूस करते हैं। प्योर ईवी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में अभी नहीं है बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन जो हमें मिक्स दिख रहा है, वो प्योर ईवी के लिए कंपनीज के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी आपको हिंट मिल गई होगी कि मैं कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। बट जो जैसे कि एक लार्ज ऑटो कंपनी है जहां पे ट्रैक्टर से रिवाइवल उनको मिल रहा है, उनकी जो एसयूवीज कंपनी मॉडल्स हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, और उनके उस ग्रुप के भी प्लान्स हैं ईवी लॉन्च करने के, तो उस पे हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आई एम अज्यूमिंग कि जब एक और कंपनी लिस्ट हो जो तैयारी कर रही है तब आप प्योर प्ले ईवीज पर और जोर देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप निवेश करेंगे, लेकिन आई एम श्योर उस पर स्टडी जरूर शुरू हो गई होगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर निमेश एक अंदाजा दे सके। आज सुबह में हम ऑरेकल कॉर्पोरेशन के नंबर्स देख रहे थे, उन्होंने गाइड किया कि 8 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस है, वहीं पर ज्यादा नए इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। भारत में भी क्लाउड इंफ्रा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कई सारे दिग्गज और मिड कैप प्लेयर्स के लिए है। इस समय वो एआई ऑब्लिक क्लाउड, इन कंपनियों में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने शायद टटोली होगी या फिर नया निवेश कहीं पर अगर कमिट किया हो? जब जब कोई मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, और उससे काफी कंपनीज जो हैं इंडिया में उनको फायदा होता है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। अब अगर हम दूसरी ओर से इसको देखें और अलग अंदाज से देखें कि ये अल्टीमेटली B2B बिजनेसेस हैं, तो क्या होता है कि अगर इनको कोई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है अपने क्लाइंट के यहाँ पे, अगर क्लाइंट के बिजनेस स्लो डाउन में है और उनके आईटी बजट्स प्रेशर में हैं, तो इन पे थोड़ा सा उसका प्रभाव आता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो ग्रोथ रेट है लार्ज इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज के थोड़े से स्लो रहे हैं, क्योंकि यूएस यूरोप में इकोनॉमीज और बिजनेसेस में थोड़ा सा स्लो डाउन रहा है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि नेक्स्ट ईयर से इसमें कुछ रिकवरीज आना शुरू होंगी, लेकिन वैल्यूएशंस जो हैं आज इन कंपनीज के, उन्होंने ऑलरेडी ये रिकवरी प्राइस इन कर ली है। आपने देखा होगा कि आईटी सेक्टर एक डिफेंसिव सेक्टर रहा है, बट उसने बहुत अच्छी रैली दी है लास्ट 2 या 3 महीनों में। तो अब ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशन उस स्तर पे पहुंच रहे हैं जहां पे ये रिकवरी भी प्राइस इन हो रही है। निमिष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये इनफैक्ट एक डिटेल में चर्चा हुई कि किन सेक्टर स्टॉक्स पे आजकल नजरें हैं। आईटी का जिक्र हुआ है, तो दरअसल आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है आईटी काउंटर्स पर मोतीलाल ओसवाल की। अब उनको कौन से स्टॉक्स पसंद है उसका एक चेक लेंगे, फिर बात करेंगे कि डीलिंग रूम में क्या चर्चा हो रही है। यतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतन, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए, आईटी स्टॉक्स पे मोतीलाल का एक बुलिश स्टैंड है। HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये 3 स्टॉक्स हैं जो उनके बाय लिस्ट पे हैं। ऑब्वियसली आपके स्क्रीन्स के ऊपर सारे के सारे टारगेट्स आईटी कंपनीज के आएंगे, जहां सबसे ज़्यादा बुलिश टोन HCL टेक्नोलॉजीज में उनका है 2200 रुपये के टारगेट के साथ। और इनको लगता है कि जो आईटी सेक्टर में रिकवरी होगी उसका कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट HCL टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी को होगा, जिनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है और एक लेवरेज भी है, जिससे वो पूरी की पूरी रिकवरी को अपने प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यूज़ की, तो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ HCL टेक्नोलॉजीज़ का हो सकता है अगले 3 वित्त वर्षों के लिए। अगर हम LTI Mindtree की बात करें तो कहीं ना कहीं ERP मॉडर्नाइजेशन के लिए कंपनी जानी जाती है और यहाँ ओवरवेट बन के चलना चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम में भी जो जनरेटिव AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कोर दिखता है मोतीलाल ओसवाल को। और सबसे इंटरेस्टिंग है कोफोर्ज, क्योंकि उन्होंने सिग्निटी का रिसेंटली एक्विजिशन किया, तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट है, उसकी जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट है, उसके कारण मोतीलाल यहाँ भी खरीदारी की सलाह दे रहा है। ओके, तो कोफोर्ज एक प्रोमिनेंट बाय है। इसकी हम सुबह में भी चर्चा कर रहे थे, आज कार्यक्रम की शुरुआत में भी चर्चा हुई। 8100 का टारगेट वहां पर आ रहा है और दिग्गज काउंटर्स में भी वो लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। पिछले आधे घंटे में हमने देखा है मार्केट में एक थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आया है। 25,100 वाला निफ्टी इस समय 2545 पर ट्रेड कर रहा है। डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स को लेकर चर्चा हो रही है, यतिन बताइए।
तो दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस में हैं, और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां डीलर्स को बड़े दिनों बाद खरीदारी दिख रही है, अच्छे बाइंग फ्लोज दिख रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक एक स्टॉक है जहां डीलर्स बुलिश है, उनको लगता है कि 1250 से 1275 के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं और बीटीएसटी का ट्रेड भी यहाँ लिया जा सकता है। इसके अलावा नाल्को मेटल स्टॉक्स में से डीलर्स को लगता है कि यहाँ पोजिशनल खरीदारी करनी चाहिए 180 से लेकर 185 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट लगभग 3% बढ़ा है और यहाँ भी फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक जो सुबह में थोड़ी सी नरमी में था, लेकिन अब एक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ ये काउंटर, इस पर डीलर्स की राय पॉजिटिव साइड पर रहने की सलाह यहाँ पर है। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी क्या ट्रेड लेकर जाना है, गाबा जी बताइए। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बजाज ऑटो। ट्रेड कर रहा है 10,977, स्टॉप होना चाहिए 10,900 का, करीब 77 रुपीज। टारगेट 11,200 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन जैसी जगह पर है उसके हिसाब से लगता है और भी हायर जोन देखेंगे आते दिनों में। बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो पे 10,990 पे बाय कॉल है प्रकाश सर की। अमित जी, आपका ट्रेड कल मॉर्निंग के लिए, वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए। वीरेन जी, इप्का लैब का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इप्का लैब बीटीएसटी के लिए लेके जाना चाहूंगा। 1442 रुपए का प्राइस है इप्का लैब का। स्टॉप लॉस रहेगा 1425 का और टारगेट्स रहेंगे 1470 रुपए के। ओके, तो इप्का लैब्स में एक मौका। अब सोनी, आपका ट्रेड? जी, यहाँ पे पावर ग्रिड फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 334.5 ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। 331 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट है 342 और 345। ओके, तो ये पावर ग्रिड आपकी कॉल होगी 334 पे। रचना जी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से बायोकॉन में हम लॉन्ग रहेंगे। बायोकॉन के फ्यूचर्स को बाय करके हम ऐसे लगाएंगे करीब 380 का। 385 पे प्राइस है, टारगेट हमारा होगा 396। बायोकॉन में एक मौका। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मुझे लगता है कि टाटा पावर यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के साथ आज ये क्लोज हो रहा है एंड एक अच्छे ब्रेकआउट में भी आ चुका है ये। तो अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है तो शायद मुझे लगता है ये अपने प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर सकता है, विच वाज अराउंड 475। तो करंट लेवल से अगर मैं बीटीएसटी करता हूँ 445 में, तो इन लेवल्स पे खरीदने के बाद 434 रुपए का मुझे स्टॉप लॉस रखना है और जो मैं टारगेट्स रखूंगा वो टारगेट्स रहेंगे कम से कम 460 से लेकर 470 रुपए के। तो 60-70 के लिहाज से टाटा पावर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। टाटा पावर में जो 16 सेल की मैन्युफैक्चरिंग बनी है वो एक गेम चेंजर रह सकती है। कैपेसिटी कंपनी बढ़ाती हुई दिखाई देगी। उसी खबर के बाद आज हमने देखा है 6-6.5% तक का इजाफा बना है। अच्छा श्रीकांत, हम आईटी की बात कर रहे थे, ये मिड कैप आईटी में क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप ये बताइए। कोफोर्ज स्क्रीन पर रखते हैं, 6,817 के लेवल्स हैं, 4% का इजाफा। आज हम देख रहे हैं बिरला सॉफ्ट में 2.5% के गेन्स। दूसरी तरफ आपका एम्फोसिस भी चला है। सुबह में ऑफ कोर्स हम ओएफएसएस की बात कर रहे थे, वहां पर भी एक मोमेंटम है। इसमें से किन स्टॉक्स में आपको लग रहा है पोजीशन आगे और कैरी करनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि ये जितने भी स्टॉक्स जो हमने अभी डिस्कस किए वो इनफैक्ट सभी के टेक्निकल पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे एचसीएल टेक्नोलॉजीज अच्छा लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यस, इसमें काफी अच्छा खासा दमखम है कि ये 2200 रुपए के टारगेट्स दिखा सकता है। बट वेरी शॉर्ट टर्म में 1850 से लेकर 1900 के टारगेट्स नजर आते हैं, तो इसे कैरी करना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कोफोर्ज यहाँ पे जो टेक्निकल पैटर्न बना है वो भी एक वी शेप रिकवरी सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है। दैट मीन्स कि इसमें काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हैं और यहाँ पे भी जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 7,200 रुपए के हैं। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक है दैट इज एम्फोसिस, ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो ग्रेजुअली अपने प्रीवियस हाई को यानी 3600-3700 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ पोजिशनल बेट लिए जा सकते हैं ऑन एम्फोसिस। बट यस, मोर और लेस मुझे लगता है कि आईटी आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ओके, तो ये था श्रीकांत जी का व्यू एम्फोसिस पे। अब आइए स्ट्रेटजी पर, मतलब पॉसिबली जो अब हम कल के लिए करेंगे, कैरी करेंगे ट्रेड। मैं निफ्टी से पहले निफ्टी बैंक बात करना चाहूँगा। हम सब इस बात को लेकर थोड़े से मायूस हैं कि निफ्टी बैंक नहीं चला, बहुत नहीं चला, बहुत नहीं चला। बट एक बात याद रखिएगा,
डायरेक्टर साहब, निफ्टी और एक तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रखिएगा, सॉरी निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी बैंक के प्राइस को पढ़िए आप, आज का लो, दोनों को रखिएगा साइड साइड में। निफ्टी बैंक का आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप डे हाई के क्लस्टर में क्लोज हो गए। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखें, वो डे लो पे क्लोज हो रहा है विद एसबीआई क्लोजिंग एट ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। ये क्या संकेत है? निफ्टी बैंक स्ट्रांग है बट एक तबका उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको परेशान कर रहा है। सो एज ए ट्रेडर आपको निफ्टी बैंक पे नेगेटिव नहीं होना है, याद रखिएगा, स्टे पॉजिटिव बट एक अंश पे, और वो है प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इवन एचडीएफसी बैंक, इस पे सकारात्मक रहिए। जहां तक ट्रेडिंग स्विंग का सवाल है, बैंक निफ्टी में अगला स्विंग तब आएगा जब आप 51,500 की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट कर देंगे। तो एज ए ट्रेडर फोकस ऑन प्राइवेट बैंक्स इंस्टेड ऑफ पीएसयूज, ठीक है। मूव तब आएगा जैसे कि आज हमने सुबह क्या बात की थी, आइदर बाय एट बेस क्या था 51,000, वहां पे बाय कीजिएगा और करीब करीब 51,400 की ट्रैजेक्टरी में निकल जाइएगा। वो ट्रेड खूबसूरत रहा, लेकिन निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी के मैं आपको 6 स्ट्राइक्स दिखाता हूँ, जरा आप इन स्ट्राइक्स को रीड कीजिए क्या हुआ आज। कल प्राइस ने क्लोज दिया था अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आज प्राइस क्लोज हो रहा है अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको 25,200 पे कॉल्स में अनवाइंडिंग नजर आ रही है, आपको 25,300 पे कॉल्स में अनवाइंडिंग नजर आ रही है, आपको 25,100 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग नहीं है, और उसके उलट अगर आप 25,000 की पुट को देखें तो वहां पे 31 लाख विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 60 लैक्स। मैं अगर होता इन स्टैट्स के मद्देनजर एक लॉन्ग ट्रेड निफ्टी पर कल भी कैरी करता। देखिए रिस्क है कहां तक का? रिस्क है करीब करीब 24,900 तक का, जहां पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। मैंने आज भी सुबह बाय कॉल दिया था 24,910 पे, 881 पे, आज का डे लो वही है। मैं यहां से वकालत करूंगा एज पर योर रिस्क एपेटाइट, थोड़ा सा ट्रेड कैरी निफ्टी पे करिए। मेरे ग्रिप में ऑप्शन स्टैट्स हैं, मेरे ग्रिप में इस वक्त फार्मा है, मेरे ग्रिप में इस वक्त प्राइवेट बैंक्स हैं, और एक और चीज़, रिलायंस ने आज एक हल्का सा पॉज लिया है अपने फॉल में, वो भी इम्प्रेसिव है, कुछ हद तक इम्प्रेसिव है। और मेरे अगेंस्ट अगर कुछ है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं निफ्टी पे थोड़ी सी पोजीशंस कल के लिए कैरी करने को कहूँगा। ऑप्शंस डेटा मेरे फेवर में है, इट्स ए क्लोज अबाउट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस पर। अब आइए जरा मार्केट ब्रेथ पे, मार्केट ब्रेथ कैसी है और लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स क्या कह रहे हैं इस वक्त। कल अप्रॉक्सीमेटली 24 लॉन्ग्स थे, आज दिखते हैं कितने हैं, 47, उससे कहीं ज़्यादा। 80 में शॉर्ट कवरिंग थी, 32 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 22 में हुई। अब आइए जरा एक बार इन स्लाइड्स को बड़ा करके देखते हैं, इन स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहा आज हाल। जहाँ पे लॉन्ग थे दिवीज लैब, और खबर का इम्पैक्ट था इंडियन होटल्स, करियर हाई पे, कोफोर्ज, मिड कैप आईटी, टाटा कम्युनिकेशन, सिंजन, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। स्ट्रॉन्ग मूव लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट कवरिंग टाटा पावर में अभी जिक्र किया श्रीकांत ने इसका, जुबिलेंट फूड्स में आज एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। बायोकॉन अगेन खबर का इम्पैक्ट, ओरेकल फाइनेंशियल्स, मिड कैप आईटी में, ग्रेनुअल्स फार्मा में स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। आईटी फार्मा में स्विंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और प्रेशर पॉइंट जहाँ पे था उसमें था वेदांता, एचडीएफसी लाइफ डिसअपॉइंटमेंट, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पीएफसी, एसबीआई लाइफ, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें खबर का इम्पैक्ट था। जीएसटी में कोई रेशनलाइजेशन नहीं मिला, और बाकी चोला, कैनफिन हो, स्मूथवुड फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एनजीसी, इन सभी काउंटर्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। हर्षता, अच्छा हर्षता के बाद जाऊँ उससे पहले एक व्यू और लेता हूँ मैं यहाँ पे। जो अभी जिक्र किया ना, माफ़ कीजिएगा, श्रीकांत ने टाटा पावर का, लुक एट एनटीपीसी डे हाई, टाटा पावर डे हाई। इवन अगर आप वो कैलकाटा बेस वो एक विद्युत कंपनी को देखें, दैट्स CESC एट 199.41, ये भी डे हाई पर क्लोज हो रहा है। तो पावर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाई इमर्ज हो रही है। अच्छा रचना जी, अगर आपको पावर स्टॉक्स में से कुछ बाइंग करके जाना हो कल के सेशन के लिए, इवन आप कैश के स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, वो क्या होगा?
जी, मुझे अपने आप में ही एनटीपीसी जो है वो अच्छा काउंटर लग रहा है। वो हाइस की तरफ बंद हो रहा है, अपने आप में एक बीटीएसटी के लिए भी पोजीशन ओपन सेटअप ओपन कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को एनटीपीसी में, तो खाली ₹2 का एसएल लगा लीजिए, 400 पे है काउंटर करीब। 398 के एसएल के साथ भी अगर लॉन्ग करेंगे तो ये 408 तक जाता हुआ हमें कल और परसों में दिखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग मूव इन पावर कंपनियों में। अच्छा, हमने टायर स्टॉक्स की बात नहीं की, लेकिन वीरू मेरी नज़र बालकृष्ण टायर्स इंडस्ट्रीज या फिर बालकृष्ण टायर्स पर जा रही है क्लोजिंग से एकदम पहले, और अपोलो टायर्स भी मैंने चेक किया तो दोनों में अच्छा खासा एक्शन। ऑफ कोर्स अपोलो में कुछ शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन बालकृष्ण में क्लियरली तेजी की पोजीशंस बनी है, लॉन्ग ऐड हुए हैं। श्रीकांत, ट्रैक करते हैं क्या आप दोनों में से कोई स्टॉक, कोई कैरी करने वाली सिचुएशन? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जैसे क्रूड के दामों में हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है ऑलवेज, ये पर्टिकुलर टायर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ये अपोजिट कोरिलेशन में वर्क होता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि अपोलो टायर्स में काफी अच्छा करेक्शन हुआ है, उसके बाद काफी अच्छा एक हाई टॉप हायर बॉटम की सीरीज भी उसने एस्टैब्लिश की है। तो एज कम्पेयर टू बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैं कहूंगा कि अपोलो टायर्स को खरीद के चले, जो 520 के करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 530 से लेकर 35 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अपोलो टायर्स को लॉन्ग करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस अगर अरेंज मैनेज करना है तो स्टॉप लॉस तकरीबन 510 के करीब का होना चाहिए। अपोलो टायर्स में एक अपॉर्चुनिटी, 510 का स्टॉप लॉस और तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, एक अच्छा क्लोज स्टॉक में बना है। अच्छा, बाय द वे एनटीपीसी में एक बहुत तगड़ा मूव जाते जाते आया, लेकिन टेक महिंद्रा भी स्क्रीन पर रखते हैं, वो भी लगभग 2% के गेंस पर। एचसीएल टेक तो वैसे श्रीकांत ने एक बाय कॉल का ट्रेड दिया था, तो वो भी हम राइड कर रहे हैं। तो आईटी काउंटर्स में एक बहुत बड़ा योगदान आज के दिन बना है। चलिए आपके लिए अब क्लोजिंग स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 25,050 के लेवल्स पर ये फिलहाल मामला बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,130 डे हाई था, वहां से अगर आप गौर करिएगा तो थोड़ा सा क्लोज नरम है, लेकिन मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। 117 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर। निफ्टी बैंक देखेंगे तो 190 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। आज मिड कैप्स ने पूरे दिल से पार्टिसिपेट किया है, 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा इधर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप गौर करिएगा करीब 234 अंकों की बढ़त, 24 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। सेक्टोरली निफ्टी आईटी एक अहम भूमिका निभाता हुआ आज के दिन करीब 1.5% तक का इजाफा, लेकिन बाकी सेक्टर्स में अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। आज हमने देखा है कुछ एफएमसीजी कंपनियों में खरीदारी बनती दिखाई दी। फार्मा के लिए एक अच्छा दिन बना है, करीब 1% का इजाफा इधर देखने को मिला। वहाँ कैपिटल गुड्स, वीरू आप याद होगा मेंशन कर रहे थे कमेंस जैसे ट्रेड्स को, 1.25% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। सीपीएसई इंडेक्स के लिए एक डिसेंट सेशन, और बैंकिंग काउंटर्स ने भी आज भाग लिया है मूव्स में। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। सरकारी बैंकों में बात नहीं बनी उतनी, और ना ही ऑयल एंड गैस स्टॉक्स इतने चमके हैं, लेकिन आज का क्लोज दरअसल बेहतर है। अब हीट मैप लेकर आएंगे और वहां पर स्टॉक स्पेसिफिकली आपको हरकत दिखाई देगी कि किन स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम दिखाया है। आज का टॉप गेनर ऑफ कोर्स डीवीज लैब था। फिर टेक्नोलॉजी कंपनियों में देखिएगा एलटीआई माइंडट्री 3% ऊपर, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स खरीदारी का जुनून, यहाँ पर 1% का इजाफा। इन्फोसिस, टीसीएस में भी तेजी बनती दिखाई दी। भारतीय एयरटेल के लिए एक बेहतर सत्र, 2% ऊपर। बैंकों की हम बात करें तो एक्सिस थोड़ा सा फॉर्म में दिखाई दिया है आज। इसके साथ ही अगर आप ध्यान दीजिएगा इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी कुछ पोजीशंस रिवर्स होती हुई दिखाई दी। आईसीआईसीआई बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में आया, वरना सुबह में दबाव में था। लेकिन जो चला नहीं है या फिर जहां पर मुनाफा वसूली आई वो जाहिर तौर पर इंश्योरेंस कंपनियां थी, क्योंकि बाजार में काफ़ी उम्मीद बन गई थी कि शायद जीएसटी में कटौती होगी। वो मामला अब खारिज नहीं हुआ है, बस टल गया है। तो आज एक कूल ऑफ देखने को मिला इन स्टॉक्स में। और एनबीएफसी शेयर्स चाहे वो श्रीराम फाइनेंस हो या फिर बजाज फाइनेंस, इनमें भी थोड़े से बैकफुट पर ही ट्रेड बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर आज का क्लोज आपको आ रहा है 25,000 के ऊपर ही, 25,050।
वो लेवल्स नहीं हैं जो हमने सुबह में देखे थे या फिर दिन के दौरान देखे थे आधे घंटे पहले 25,130, लेकिन 25,50 इज नॉट अ बैड क्लोज। 113 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ। जिस तरह का तेजी का मूव आज मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखा गया, आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव नोट पर क्लोज दिखा रही है। ये है फिलहाल आपके लिए क्लोज 25,052 पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ, और निफ्टी बैंक जो 51,275 पर टिका है 157 अंक ऊपर। चलिए सीधा सौदा का अपडेट भी अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर नीरज और आशीष का मुकाबला कैसा रहा, किन स्टॉक्स ने कमाल दिखाया है, वो आपके सामने। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, बीकाजी, बायोकॉन, ये तेजी वाले ट्रेड्स आशीष ने पकड़े थे। HDFC लाइफ मंदी की तरफ रखा था। नीरज ने क्या पिक किया? HG इंफ्रा, गोपाल स्नैक्स, टाटा पावर और साथ ही साथ नजारा टेक जो 4.5% से 8% तक के गेन्स दिखाते हुए। जैम तो ये हर्षता ने भी पैमाइश की टीम्स की, लेकिन कुल मिला के अगर आप इस मंगलवार को देखें तो बेहद मंगल था। निफ्टी भी चला, निफ्टी बैंक भी चला, लेकिन सुपर और एग्रेसिव और शानदार मूव देखेगा आज। निफ्टी IT लगभग 750 के ऊपर। कल एक बार फिर से ये पूरा का पूरा पैनल, हर्षता, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज आपसे सुबह सुबह करेंगे मॉर्निंग कॉल में मुलाकात। उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।